हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे और उसमें से लास्ट लेक्चर में 12.10 तक हमने करा था। अब 12.11 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहा है इसका C8H16O2 वाज हाइड्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बोल रहा है कि इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसे हम मानेंगे बी। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसे हम मानेंगे बी, और एक अल्कोहल भी बनता है, अल्कोहल भी बनता है जिसे मानेंगे सी। कह रहा ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस बी। अब इस सी का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्रोमिक एसिड से, मतलब वही CrO3H2SO4 वगैरह लेकर के, तो यह सी का ऑक्सीडेशन से जो है अगेन बी बनता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। सी का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, इसी का डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन के बाद बनता है ब्यूट-1-इन। तो सबसे पहले तो यहाँ ABC क्या है पहचानना है और पूरे रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखना है जो बात कहा गया है। 5 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के लिए। और ये समझो पूरे चैप्टर का टेस्ट ले रहा है, पूरे चैप्टर का। कोई एक रिएक्शन से ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी नहीं कर पाओगे, नेवर, पॉसिबल ही नहीं। देखो कैसे सोचेंगे, कैसे आइडिया लगाएंगे इन रिएक्शन को। कंपाउंड ए दिया हुआ है, फार्मूला, ठीक है। एक तो आइडिया यहीं से लग जाएगा कि ऑक्सीजन वगैरह दिया हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ही कोई ग्रुप है। हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। यहाँ से बस सोच लेना है कि वह कौन सा कंपाउंड है जिसके हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक साथ बनते हैं। वह कौन सा कंपाउंड होता है, किस तरह के वे कंपाउंड हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। ये याद रखना होगा, जो आप अल्कोहल का प्रिपरेशन में पढ़े हो, जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन में पढ़े हो, तो वहाँ से आइडिया होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं होना है। तो इसके लिए जहाँ तक हम लोग पढ़े हो, पता है हम लोग को कि एस्टर से होता है। तो इसका मतलब हो गया कि यह जो कंपाउंड दिया हुआ है, दिस वन इज एन एस्टर, यह एक एस्टर का कंपाउंड है। और एस्टर में 2 ऑक्सीजन होता है, ये C+O, तो एस्टर ही होना है। तो यहाँ से हम लोग को कन्फर्मेशन मिल गया डायरेक्ट कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल तभी बनता है हाइड्रोलाइसिस से जब वह कंपाउंड क्या हो, एस्टर हो। अब फिर से कि अगेन कह रहा है कि यह अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद बी प्रोड्यूस होता है, और बी हम लोग देख रहे हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सोचो कि किस तरह के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सोचो जरा, किस तरह के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्योंकि यहाँ अल्कोहल बना जरूर है लेकिन ऑक्सीडेशन से बोल रहा है बी देगा, एंड बी इज एन एसिड। सो किस तरह का अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाता है? ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, नॉर्मल कंडीशन में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री 3 डिग्री बनाते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, तो अभी तो है नहीं, नॉर्मल कंडीशन है 1 डिग्री अल्कोहल। तो इतना पता चल गया कि अल्कोहल यहाँ 1 डिग्री है। अब उसमें कितना कार्बन है कि नहीं है वो आगे देखो। बोल रहा है इसका डिहाइड्रेशन करने से ब्यूट-1-इन मिल रहा है। सो दिस ब्यूट इंडिकेट्स द अल्कोहल कंटेन्स 4 कार्बन एटम। तो क्लियर तो हो गया, 4 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल है, मीन्स ब्यूटेन 1-ऑल। अब ब्यूटेन 1-ऑल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो कौन सा एसिड मिलेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। सारा बात क्लियर होते जा रहा है कि दिस वन इज ब्यूटेन 1-ऑल। इसका ऑक्सीडेशन से एसिड मिलेगा तो ब्यूटेन 1-ऑल का ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? ब्यूटेनोइक एसिड मिलेगा। सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, दिस वन इज ऑल्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेनॉल कैसे मिल सकता है? एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से। इस हिसाब से अब एस्टर का स्ट्रक्चर सोच लो, कुछ है ही नहीं सोचने को। 4 कार्बन ऑक्सीजन के राइट साइड, 4 कार्बन पहले,
तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 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 CH3 मिला लो 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 3 16 2 ऑक्सीजन 1 और 1। तो इसका नाम लिखोगे, दिस वन इज एन ब्यूटाइल ब्यूटानोएट। ऐसे बस अब सारे रिएक्शंस को दिखला दो। कंसेप्ट बन गया है, हम लोग सोच चुके हैं क्या क्या है, तो अब दिखला दो इसको डायरेक्ट। तो दिस वन इज ए, ठीक। अब इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस। तो बॉन्ड टूटता है इसमें, तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH ब्यूटेनोइक एसिड। दिस वन इज बी प्लस साथ में एक अल्कोहल बनने वाला है ब्यूटेन 1 और CH2 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 OH ब्यूटेन 1 और दिस इज C, ठीक। अब फिर इसका कर डालो ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड CrO3 H2SO4 लोगे, क्रोमिक एसिड ही बनाता है। तो क्रोमिक एसिड के साथ ही हो जाएगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 CH2 CH2 COOH, ये बदल गया अगेन ब्यूटेनोइक एसिड में, जो कि बी ही है। और यही क्वेश्चन कह ही रहा था कि इसका ऑक्सीडेशन से बी बनेगा, तो मिल गया, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट किसका डिहाइड्रेशन करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में हीट करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल है, ज़्यादा हीट करना होगा। तो डिहाइड्रेशन अल्फा बीटा, अल्फा से OH बीटा से H, तो CH3 CH2 CH CH2 दिस इज ब्यूट 1 इन, यही दिखाना था। एस्टर बनाओ, A हाइड्रोलाइसिस करके दोनों बना दो, BC, फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दो ब्यूटेनिक एसिड जो कि बी ही है, और डिहाइड्रेशन कर दो दिस वन। ऐसे 5 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे बना करके कुछ भी दिया जा सकता है। इस तरह के कई क्वेश्चंस पॉसिबल हैं मनगढ़ंत, कि सोच लिया जाए मन में और कुछ भी। अब सोच लो कितना कंसेप्ट यूज होने वाला है यहाँ है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बन रहा है, तो उससे आपको इस पता करना होगा क्या है, फिर ऑक्सीडेशन होगा उससे, अब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, वो आइडिया लगाना होता है। तो बताए कि जस्ट लाइक फिजिकल का न्यूमेरिकल और ऑर्गेनिक के ये रिएक्शंस कन्वर्सन्स दोनों तभी होंगे जब थ्योरी पोर्शन का कंसेप्ट आपके दिमाग में भरा पड़ा हो। थ्योरी पोर्शन का कंसेप्ट आपके दिमाग में भरा पड़ा हो तब। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 12.12। Arrange the following compounds in increasing order of their property as indicated। कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, एसिटल्डिहाइड नंबर 1, एसीटोन, डाइटर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, डाइटर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ये 4 दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ HCN। तो यहाँ से पहले ये जान लो कि कार्बोनिल कंपाउंड का HCN के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में चूंकि न्यूक्लियोफाइल फिक्स ही है, तो यह सब कुछ डिपेंड करने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। सब कुछ डिपेंड करने वाला है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करने वाला है सब कुछ। और स्ट्रक्चर बना लो, क्लियर हो जाना है। दिस इज एसिटल्डिहाइड,
दिस वन इज एसीटोन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। देखो कॉमन नेम का तो जरूरत पड़ ही जाएगा भाई, इसके बगैर तो होने वाला है नहीं। तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, ये हो गए। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे तो बहुत कहानी सुनाए हम, जब चैप्टर को पढ़ा रहे तो उसमें बहुत कहानी सुनाया गया है इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। उस कहानी को ज़रा याद करो और इसमें आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो इसको। जितना सबसे पहले अल्डिहाइड कीटोन में अल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होता है, सोचना ही नहीं है कुछ। तो यदि ए बी सी डी है सो ए विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, कोई डाउट नहीं है। अब बी सी डी में जितना बल्कि ग्रुप है उतना कम होगा, जितना बल्कि ग्रुप है उतना कम रिएक्टिव होगा, है सब कीटोन ही है, लेकिन इसमें दोनों तरफ CH3 है, इसमें तो बल्कि ग्रुप आ गया उसमें। तो इसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा डी और सबसे कम होगा सी विल बी द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl, बल्कि ग्रुप है। एक तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम होना है, दूसरा से स्टेरिक हिंडरेंस इतना हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में पसीना छूट जाएगा उसका, ऐसा। तो इसमें ऑर्डर ए सबसे ज़्यादा, देन बी, देन डी और सबसे कम सी, ठीक है। नेक्स्ट (12.12) का एक क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उस पे अरेंज करना था। तो नेक्स्ट इसमें सेकेंड नंबर CH3 CH2 CH Br COOH, फिर है CH3 CH Br CH2 COOH, देन CH3 का होल 2 CH COOH और एक नॉर्मल सा है CH3 CH2 CH2 COOH, और इसको एसिड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एसिड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर सा स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4 कार्बन है ना, COOH, ये ब्रोमीन 2 पे है, 1 2, यहाँ Br है, इसके लिए यहाँ भी 4 कार्बन है, COOH 1 2 3, लेकिन इस बार 3 पे Br है, 1 2 3, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CO 4 कार्बन यहाँ भी 1 2 और 2, लेकिन यहाँ इस तरह का है, यहाँ हो गया दिस वन इज COOH, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया ना, तो यहीं होगा डायरेक्ट, तो 1 2 3, हाँ ये COOH CH यहाँ पे और इसमें 2 CH3, ठीक है। और नेक्स्ट तो ये नॉर्मल है ऐसा। अब इसमें से सबसे पहला बात जो हम लोग जानते हैं कि जो हैलोजिनेटेड होते हैं, जिनमें हैलोजन वगैरह है, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। रीजन एक्सप्लेन किया जा चुका है, बस अभी हम लोग समझेंगे। तो इन दोनों में है, मार्क कर दिया जाए ABCD। अब इन दोनों में हैलोजन है लेकिन पोजीशन अलग है, यहाँ 1 2 पे है, यहाँ 1 2 3। तो एक बार ये भी हम लोग देखे थे कि हैलोजन जितना नज़दीक होगा कार्बोक्सिल का उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इन दोनों में भी A विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन B। फैसला C और D में करना है। कहीं कोई हैलोजन नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, लेकिन यह ब्रांच्ड फॉर्म में है या लीनियर है, तो उस केस में याद रखोगे लीनियर वाले ज़्यादा होते हैं, D सबसे कम C। वजह एक्सप्लेन किया जा चुका है, बस अभी ऑर्डर को याद रखेंगे। हैलोजिनेटेड है तो हैलोजन वाला ज़्यादा एसिडिक, उसमें भी हैलोजन जितना नज़दीक है कार्बोक्सिल के उतना मजबूत एसिड, जितना दूर है उतना कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, इसमें भी एसिड स्ट्रेंथ ही करना है। बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड
फिर है 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड और है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड देखा जाए। सो बेंजोइक एसिड इज दिस वन, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड मीन्स दिस वन। Three 4 dinitrobenzoic acid means this one. और 4 methoxybenzoic acid, this one। 3-4 लेक्चर्स दिए गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी पर, तो ज़रा एक बार तो सोचना पड़ेगा अपने से, एक बार तो खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या ऑर्डर हो सकता है। 3-4 लेक्चर्स दिए गए हैं। ग्रुप का नेचर पहचानो ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ग्रुप का नेचर पहचानोगे तो आधा काम तो वैसे ही हो जाना है। ये केवल बेंजोइक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय -I एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय +M या +R। अब चूंकि यह ग्रुप अभी पारा पे लोकेटेड है, और पारा पे लोकेटेड है मतलब काफ़ी दूर है, सो इंडक्टिव यहाँ काम करने वाला नहीं है, काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, +R इफेक्ट केवल काम करने वाला है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर काम नहीं करेगा। क्लियर सी बात है, हो तो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला होता है A, B, C, D। अब उसमें से भी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो C विल बी द मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाय B, देन A एंड D इज लिस्ट एसिडिक। क्योंकि एरोमेटिक रिंग में कोई ग्रुप ना हो, ठीक है, डोनेटिंग आ जाएगा तो घट जाएगा। इसका तो बोले दोनों हो सकता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग दोनों, लेकिन चूंकि पारा पे है, पारा पे मतलब काफ़ी दूर है, डिस्टेंस लार्ज होने के चलते इंडक्टिव काम करने से रहा, बस केवल यहाँ रेजोनेंस काम करेगा, रेजोनेंस की वजह से तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पारा पे है तो ऐसा। सो दिस वन विल बी द ऑर्डर DABC, ये सही ऑर्डर है। इसमें ज़्यादा NO2 है, इसमें कम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है, आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12.13, में कुछ पेयर्स दिए हुए हैं कंपाउंड्स के, उनके लिए केमिकल टेस्ट लिखना है कि कौन से केमिकल टेस्ट के आधार पे 2 कंपाउंड्स को आप अलग कर सकते हो। नंबर 1 में प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन मतलब एक अल्डिहाइड एक कीटोन। तो सोचो कि वैसा कौन सा रिएक्शन पढ़े हम लोग जो अल्डिहाइड करता हो कीटोन ना, कीटोन करता हो अल्डिहाइड ना। तो कीटोन का मैक्सिमम रिएक्शन अल्डिहाइड कर ही लेता है, अल्डिहाइड के रिएक्शंस को कीटोन नहीं कर पाता है, जिसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सिंपली लिखेंगे यहाँ हम लोग कि प्रोपेनल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस reagent while propanone does not, और रिएक्शन दिखा देंगे। इसी को आप फेलिंग के टर्म में लिख सकते थे कि प्रोपेनल रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन वाइल प्रोपेनॉन डज नॉट, अल्डिहाइड कीटोन की वजह से, और रिएक्शन जरूर दिखाना है, बिना रिएक्शन का नहीं चलेगा। सो CH3CH2COH, ठीक है।
अब 2AgNH3 का होल 2 दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, याद रखना होगा इसे। तो CH3 CH2 COO माइनस NH4 प्लस 2Ag, दिस इज सिल्वर मिरर and this is the base for this reaction to use as a chemical test for aldehyde। और साथ में 3NH3 प्लस H2 ऐसा। प्रोपेनॉन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है इन रिएजेंट्स के द्वारा, टॉलेंस रिएजेंट नो रिएक्शन ऐसा। तो ये दो केमिकल कंपाउंड हुए, दोनों में से एक टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है सिल्वर मिरर में, दूसरा नहीं कर रहा है। तो इस रिडक्शन प्रोसेस के आधार पे जो है हम लोग पता कर लेंगे कंपाउंड का नेचर। सेकेंड नंबर में है एसीटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। एसीटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, इस बार देखो दोनों कीटोन है, तो ये टॉलेंस वगैरह तो लगने से रहा। स्ट्रक्चर बनाओ, शायद थोड़ा सा बात कुछ समझ में आ जाए। COCH3 दिस इज एसीटोफिनॉन एंड दिस वन इज बेंजोफिनॉन। एसीटोफिनॉन दिस इज बेंजोफिनॉन ऐसा, ठीक है। अभी दोनों को स्ट्रक्चर देख करके क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है जिसके आधार पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो कंक्लूजन ये है कि इसका अल्फा कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा कार्बन में कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं है। एरोमेटिक रिंग में कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन होगा ही नहीं, था तो जुड़ ही गया इसमें ऐसे। तो अल्फा हाइड्रोजन का कौन कौन सा रिएक्शन पढ़े हो? एक अल्डोल हमने पढ़ा है, इसका मतलब कि यह कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन इसका अल्डोल भी उतना सफिशिएंट नहीं होगा, बड़ा बड़ा बेंजीन रिंग की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफ़ी कम हो जाएगा इसका। तो अल्डोल कंडेंसेशन भी थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए। और कोई वैसा रिएक्शन सोचो जो ऐसे कंपाउंड के लिए हमने पढ़े हैं। और वैसे भी अल्डोल रिएक्शन करवाओगे तो उसमें देख करके थोड़ा ना पता चलने वाला है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। केमिकल टेस्ट मतलब जो देख करके बतला पाओ डायरेक्ट। तो याद करो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमने पढ़ा था, I2 प्लस NaOH के साथ हीट करेंगे तो जिसमें यह ग्रुप होता है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, आयोडोफॉर्म बनाता है जो येलो प्रिसिपिटेट के रूप में आता है, और साथ में यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा CO ऐसा। इसमें नहीं है दिया ग्रुप तो इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ लगता है, नो रिएक्शन। देख के पता चल जाएगा ना कि ये दोनों केमिकल है। थोड़ा सा आयोडीन और NaOH मिला करके स्ट्रांगली हीट करेंगे तो एक में येलो प्रिसिपिटेट आएगा, एक में नहीं आएगा। जिसमें आया आयोडोफॉर्म मतलब कि एसीटोफिनॉन, जिसमें नहीं आया बेंजोफिनॉन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट ऐसे ग्रुप वाले कंपाउंड देते हैं। तो नेक्स्ट है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तीसरा फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, इन दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? अब यहाँ ये दोनों बिल्कुल अलग ही टाइप का कंपाउंड है, दोनों में कॉमन बात एक ही है। क्या है कॉमन बात? दोनों एसिडिक नेचर का है, फिनॉल हो या बेंजोइक एसिड। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो फिनॉल करता है बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजोइक एसिड करेगा फिनॉल नहीं। और याद करो ऐसे कौन से रिएक्शंस है, चैप्टर में हमने करे हैं ऐसे रिएक्शंस को। तो फिनॉल के लिए रिएक्शन हम लोग फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से भी पढ़े हैं, ब्रोमीन वाटर से भी पढ़े हैं। ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर से यदि रिएक्शन फिनॉल का होता है तो इसमें से हम लोग पढ़े हैं प्रिसिपिटेट मिलता है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रिसिपिटेट मिलता है। लेकिन वही इसका करवाओगे ब्रोमीन वाटर से तो कोई रिएक्शन नहीं होगा।
तो जो किया वाइट प्रिसिपिटेट दिया, फिनॉल जो नहीं किया नहीं। तो इसका कौन सा रिएक्शन है, इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवा दो, तो CO2 का इवोल्यूशन के चलते इफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा। CO बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है ना, Na++ CO2 + H2O। CO2 का इवोल्यूशन के चलते इफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा, इफरवेसेंस बुलबुला जो निकलता है। तो दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट मिलाएंगे तो एक से इफरवेसेंस आएगा, दूसरे से नहीं। जिससे आया वो बेंजोइक एसिड, नहीं आया फिनॉल। या फिर दूसरा ब्रोमीन वाटर मिला करके देखो, तो ब्रोमीन वाटर मिलाने के बाद जो वाइट प्रिसिपिटेट दिया, फिनॉल जो नहीं दिया, बेंजोइक एसिड। तो दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, दोनों अलग अलग रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। नंबर 4 में बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, मतलब एक इस बार एसिड दिया हुआ एक एस्टर, तो यहाँ भी इफरवेसेंस वाला ही रिएक्शन लगाएंगे। बेंजोइक एसिड और दूसरा दिया हुआ है इथाइल बेंजोएट। अच्छा, एस्टर का बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। इसका हो जाएगा, जैसे ही बाइकार्बोनेट मिलाओगे इफरवेसेंस देगा, तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट 5 नंबर में है पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 2 ऑन ऐसा 1 2 3 4 5 और पेंटेन 3 ऑन। बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैसे अंतर होगा इन दो कीटोन्स में? दोनों कीटोन हैं, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में है, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन यहाँ भी है। अल्डोल दोनों करेंगे, कीटोन दोनों हैं, मतलब दोनों में से कोई टॉलेंस फेलिंग को रिड्यूस नहीं करने वाला है। अंतर एक चीज़ का है भाई, क्या अंतर है? दिस वन कि यहाँ C+O CH3 है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ C+O तो इधर है CH2CH3, इधर भी है CH2CH3। तो याद करो, अभी थोड़ा देर पहले बताया है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट कि यदि इसको आयोडीन के साथ मिला करके हीट करेंगे तो यह आयोडोफॉर्म का येलो प्रिसिपिटेट देगा, येलो प्रिसिपिटेट देगा। लेकिन इसमें मिला करके हीट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से अलग हो जाएंगे ये दोनों। देखो सेम तरह का कंपाउंड होना, दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन, तो एकदम सबसे पहले नज़र दौड़ाना इसी पे, आयोडोफॉर्म टेस्ट पे सबसे पहले नज़र इसी पे दौड़ाना है, उसके बाद कुछ देखोगे। और अलग अलग दिए हुए तब तो फिर बहुत सारे हैं, लेकिन सेम ही कंपाउंड हो, चाहे दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन, सबसे पहले नज़र इसी पर दौड़ाना है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन 6 नंबर में। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, यहाँ भी कुछ यही रिएक्शन से काम चल जाएगा। दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड दिस वन इज एसिटोफिनोन। यहाँ भी देखो COCH3 ग्रुप है, तो इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, NaOH के साथ येलो प्रिसिपिटेट देगा, पूरा रिएक्शन लिख दोगे। ये नहीं देगा, आयोडोफॉर्म के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बदले में टॉलेंस फेलिंग को रिड्यूस करेगा, वो नहीं करेगा। बेंजल्डिहाइड को पता करना है तो फेलिंग टॉलेंस को रिड्यूस करेगा, वो नहीं करने वाला है, एसिटोफिनोन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ अंतर हो गया। नंबर 6 एक लास्ट है इथेनल एंड प्रोपेनल, इथेनल और प्रोपेनल। अब इथेनल प्रोपेनल मतलब दोनों सेम ही कंपाउंड है, तो अभी बताया कि सेम कंपाउंड दिया हुआ हो
तो एकदम डायरेक्ट जाओगे आइडोफॉर्म रिएक्शन पे, इथेनल एंड प्रोपेनल। सो इथेनल इज दिस वन, प्रोपेनल इज दिस वन। ऐसा तुम क्या कहें कि यह होना चाहिए आइडोफॉर्म के लिए, तो वो इसमें है क्या, नहीं है, ये CH2 है, नहीं है इसमें, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन से अलग हो जाएगा। I2 + NaOH हीट आइडोफॉर्म का येलो प्रिसिपिटेट देगा, येलो PPT, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बस इतना ध्यान में रख लेना कि सेम कंपाउंड है, दोनों अल्डिहाइड है, दोनों कीटोन है भाई, तो उसमें सबसे पहले हम यही चेक करने वाले हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन सबसे पहले। और अलग अलग तरह का कंपाउंड है, एक अल्डिहाइड एक कीटोन, तो उस केस में फिर ऑक्सीडेशन वाले पे जाओ डायरेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फिर एसिड का जितना प्रॉपर्टी है वो लगाओ उसमें, तो वहाँ से डायरेक्ट पता चल जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें जो टोटल 6-7 क्वेश्चंस थे सबको हमने करा। नेक्स्ट लेक्चर से जो है आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।